नमस्कार। आज हम देखेंगे गुणसूत्र की आकारिकी या संरचना के बारे में। गुणसूत्र कैसा होता है, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स चाहिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान से इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है और पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको फ्री में। आइए तो आगे देखते हैं हम संरचना के बारे में। तो गुणसूत्र की अगर आकारिकी और संरचना की बात की जाए तो पहले तो ये देख जान लेते हैं गुणसूत्र होता क्या है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गुणसूत्र कुछ नहीं है, इन्हें हम आनुवांशिकता के वाहक भी कहते हैं, हेरिडिटी के व्हीकल, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाते हैं, है ना। आनुवांशिकता के वाहक इनको बोलते हैं हम, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन लेकर जाते हैं, जीन के माध्यम से ही लक्षण प्रकट होते हैं। तो इनको हम आनुवांशिकता के वाहक कहते हैं। ये हमने देखा था, इस पर जीन उपस्थित होते हैं और ये क्रोमेटीन जो धागा होता है उसके संघनित रूप होते हैं गुणसूत्र। तो इसकी संरचना अगर हम देखते हैं कि ये कुछ डायग्राम है, इसको भी देख लीजिए। ये गुणसूत्र का एक डायग्राम है जिसमें दो क्रोमेटिड है। ये जो इधर डायग्राम है इसमें सिंगल क्रोमेटिड है। ये और इधर जो तीसरा डायग्राम है ये, इसमें सिंगल क्रोमेटिड के अलग अलग जो उसकी गुणसूत्र की जो संरचना है उसको इसमें दिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणसूत्र की संरचना। जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड क्या होता है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड होता है, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड को बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। ये क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में दो सममित संरचनाएं होती है। क्या होता है कि ये भी इस गुणसूत्र में एक है, लेकिन इसी गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड है, लेकिन यही गुणसूत्र आगे चलकर ये दो क्रोमेटिड में चेंज हो जाता है मियोसिस की एस अवस्था में। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके। मियोसिस की एस अवस्था में ये दो क्रोमेटिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो गुणसूत्र जो होता है आपका, उसका जो एक ये पार्ट है आपका क्रोमेटिड, ये क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र में दो सममित संरचना यानी कि सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। जैसे कोई भी एक गुणसूत्र होगा उसकी जो दो क्रोमेटिड होगी, ये गुणसूत्र है इसमें दो क्रोमेटिड है, ये गुणसूत्र है ये एक क्रोमेटिड है। ये एक से दो क्रोमेटिड क्या है, कब बनता है, ये इंटरफेज की एस अवस्था में एक से दो क्रोमेटिड वाला गुणसूत्र बन जाता है जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। और दो से एक बन जाता है जब इसका यहाँ से विभाजन हो जाता है। एनाफेज के दौरान इसका यहाँ से विभाजन हो जाएगा, तब ये सिंगल क्रोमेटिड का बन जाएगा। तो माइटोटिक मेटाफेज में ये आपको दिखाई देगा स्पष्टतः, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये माइटोटिक जो होती है, माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसके दौरान ये आपको क्रोमेटिड दोनों जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, इसके अंदर डीएनए का एक अणु उपस्थित होता है, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा अणु उपस्थित होता है। प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए का एक अणु उपस्थित होता है। और ये क्रोमेटिड आप जानते हो बनता कब है, जब एस फेज में इंटरफेज की इस डीएनए का सिंथेसिस होकर यानी कि इसका डुप्लीकेशन होकर द्विगुणन होकर जब दूसरा डीएनए का अणु बनता है इससे, तभी इसका निर्माण होता है दूसरे क्रोमेटिड का। अब आगे इसमें लिखा माइटोटिक कोशिका विभाजन के एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड हैं, ये दोनों अलग अलग होकर जब यहाँ तो स्पेंडल फाइबर इस पर लगा रहेगा और एक स्पेंडल फाइबर इधर लगा रहता है कोशिका विभाजन के दौरान, और ये जब छोटे होते हैं स्पेंडल फाइबर, संकुचन होना शुरू हो जाता है, तो ये इसको यहाँ से इधर को खींच लेते हैं और ये इसको इधर से, तो यहाँ से क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर से विभाजित हो जाता है। तो ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है क्रोमेटिड के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है इसका टीलोमियर, गुणसूत्र का। टीलोमियर जो होता है गुणसूत्र का अंतिम बिंदु है। ये अंतिम पोर्शन जो होगा गुणसूत्र का, इसको हम बोलेंगे टीलोमियर। ये अंतिम पोर्शन जो है ये टीलोमियर कहलाता है। ठीक है, इधर भी दिखाया गया है, ये टीलोमियर, इसका लास्ट पॉइंट भी टीलोमियर कहलाएगा, ये टीलोमियर।
तो इसका अंतिम बिंदु होता है। और ये इसके काम क्या होता है कि ये गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने नहीं देता। जैसे कि मान लीजिए एक कोशिका है, मनुष्य की कोशिका का उदाहरण लीजिए। मनुष्य की कोशिका में उसके केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र है। यहाँ पर ये यहाँ पर गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र सब अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये, अगर हम यहाँ देखें कि ये एक गुणसूत्र है हमारा और दूसरा गुणसूत्र आकर इससे यहाँ जुड़ जाएगा, इससे ऐसे नहीं, ये ऐसे श्रृंखला नहीं बनाएंगे। नहीं तो 46 के 46 गुणसूत्र ऐसे जुड़ जाएंगे। अब इनको आपस में जुड़ने कौन नहीं, इस तरह जुड़ जाएंगे। नहीं तो ये गुणसूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये आपस में नहीं जुड़ते हैं। इसको नहीं जुड़ने का कारण है टीलोमियर। टीलोमियर इसको जुड़ने नहीं देता है, ये गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने नहीं देता है, जिससे इनकी चैन नहीं बनेगी यहाँ पर। और एजिंग से संबंधित है। एक चीज और जो रिसर्च में आई है कि जो जैसे किसी भी जीव जंतु या इंसान की जो एज बढ़ती है, उसमें एज बढ़ने में कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल टीलोमियर है। इसको हिंदी में एजिंग को बोलोगे, आयु वन में जो है टीलोमियर रेस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे इंसान की एज या किसी भी जीव जंतु की एज बढ़ती है, तो उसमें बताया जाता है कि टीलोमियर का कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है। ठीक है, इस चीज को अगर एजिंग को रोकना है, बूढ़े होने से बचना है, तो टीलोमियर के अंदर बदलाव किया जाए तो ये हो सकता है भविष्य की रिसर्च में रोक सकते हैं साइंटिस्ट। तीसरा है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोई कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, तो इस झिल्ली को क्या बोलेंगे हम, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ऐसे ही केंद्रक जो होता है, केंद्रक की जो बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं हम, जो इसकी बाहर की बाउंड्री होती है, केंद्रक झिल्ली। सिंपल वर्ड है केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही गुणसूत्र की भी एक झिल्ली होती है चारों तरफ की। ये जो बाउंड्री है इसकी, गुणसूत्र की जो, इस झिल्ली को हम बोलते हैं पेलिकल। ये लिखा है इसने, देखो ये लिखा है पेलिकल। ठीक है, इस पेलिकल को बोलेंगे हम गुणसूत्र की झिल्ली। यह एक झिल्ली है जो गुणसूत्र के चारों ओर पाई जाती है। गुणसूत्र के चारों ओर ये जो झिल्ली होती है ये पाई जाती है। यह नॉन जेनेटिक है, यानी कि इसमें जीन से या जेनेटिक्स से, डीएनए से इसका कोई संबंध नहीं होता। डीएनए का इसमें, इस झिल्ली से कोई संबंध नहीं है। डीएनए इसमें नहीं होता है, नॉन जेनेटिक होता है तथा एक्रोमेटिक होती है, जो कलर्ड नहीं होगी। ठीक है, जब हम कोशिका को रंगेंगे तो ये कलर नहीं पकड़ेगी, तो इसको बोलेंगे आप एक्रोमेटिक। ऐसे ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक जेल लाइक पदार्थ होता है जो गुणसूत्र के अंदर ये भरा रहता है। इसमें देखो ये दिया है कि ये रहा मैट्रिक्स। ये जेल लाइक जो अंदर जो पदार्थ भरा रहेगा गुणसूत्र के, इसको आप बोलोगे मैट्रिक्स। जैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा रहता है, न्यूक्लियोजोम जिसको बोलते हैं हम। और कोशिका के द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ऐसे ही गुणसूत्र के अंदर एक जेल लाइक का पदार्थ भरा रहेगा, उसको बोलोगे आप मैट्रिक्स। और ये अभी नॉन जेनेटिक है, यानी कि इस पदार्थ में भी डीएनए या जीन नहीं होता है, एक्रोमेटिक होता है, ये भी कलर्ड नहीं होगा ये। और इसमें क्या क्या रहता है इस पदार्थ में, इसमें जल रहेगा आपका, प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, ये आदि सब इसमें भरे रहते हैं। इसमें उन सब का बना रहता है। एक चीज और याद रखना है कि जो पेलिकल और मैट्रिक्स है, ये जो पेलिकल, मैट्रिक्स और पेलिकल जो इसकी बाउंड्री है, ये दिखाई कब देती है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र के अंदर ये दिखाई देगी, ये देगी आपकी मेटाफेज में दिखाई। गुणसूत्र की मेटाफेज में ये दिखाई देती है। जब कब, जब केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि जब केंद्रिका मेटाफेज के दौरान बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, उस वक्त ये दोनों चीजें दिखाई देती है। और जैसे केंद्रिका प्रकट होती है टीलोफेज में, टीलोफेज में दोबारा से आ जाती है। टीलोफेज में, सॉरी, टीलोफेज में, ये टीलोफेज में दोबारा से जब केंद्रिका प्रकट होती है, तो फिर मैट्रिक्स और पेलिकल विलुप्त हो जाती है। यानी कि जब केंद्रिका उपस्थित होगी तो ये नहीं दिखाई देगी, और जब केंद्रिका विलुप्त होती है जिस अवस्था में, तब ये दोनों चीज दिखाई देती है, मैट्रिक्स और पेलिकल। पेलिकल बाउंड्री है, मैट्रिक्स अंदर भरा हुआ पदार्थ है। अब क्रोमोनिमेटा क्या होता है जी,
क्रोमोनेटा जो है ये धागे नुमा एक कुंडलित भाग है। ये क्रोमोनिमे है, इसको क्रोमोनीमा भी बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा भी, दोनों वर्ड इसी के लिए है। यहाँ पर ये देखो क्रोमोनिमेटा लिखा होगा, ठीक है, ये क्रोमोनिमेटा लिखा है इसमें, और यहाँ क्रोमोनीमा, दोनों एक ही बात है। क्रोमोनीमा या धागे नुमा एक कुंडलित भाग होता है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा कुंडलित भाग है, ठीक है। अब ये बना हुआ किसका है कि डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन का ये बना होता है। हम ये याद रखना चाहिए कि जो डीएनए जो स्टोन प्रोटीन है, ये स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि इंटरफेज की इस अवस्था में ही इसका सिंथेसिस होता है। डीएनए और स्टोन मिलकर ही क्रोमोनिमेटा बनाते हैं। और जो क्रोमेटीन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन जो बना है वो आपका डीएनए और स्टोन से बनता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टोन प्रोटीन है 8 प्रोटीन इस तरह रहेगी, ऐसे 8 प्रोटीन का एक बंडल रहेगा, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन का, और उस पर डीएनए ऐसे लिपटा रहता है, ठीक है। फिर ये 8 रहेगी यहाँ पे, ये 8, इसे ओक्टामर बोलते हैं, 8 हो तो ओक्टोमर, ठीक है। ये ऐसे 8 रहेगी तो फिर इस पर डीएनए ऐसे लिपटा रहेगा। तो ये एक यूनिट जो है जिस पर, और इसके डीएनए के चक्कर होते हैं इस पर 1.75 चक्कर रहते हैं, इसके 2.25 चक्कर रहेंगे यहाँ पर इस पर एक ऑक्टामर पे। इस यूनिट को एक 2.25 चक्कर की डीएनए की यूनिट प्लस हिस्टोन प्रोटीन को वर्ड देते हैं न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम, ये न्यूक्लियोजोम जो है ये सब मिलकर एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी इस तरह, है ना, ये पूरी श्रृंखला बन जाती है न्यूक्लियोजोम की। तो ये न्यूक्लियोजोम मिलकर बनाते हैं सब न्यूक्लियोजोम क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन जब संघनित हो जाता है, जब इसमें कोइलिंग हो जाएगी, संघनित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तब ये बनाता है क्रोमोजोम। जब अब ये क्रोमोनिमेटा जो है ये जब ये धागे नुमा जब रहता है, जब स्टोन प्रोटीन और ये जो आपका डीएनए रहता है, तब इसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर ऐसे उपस्थित रहेगा, और ये हेरिडिटी से संबंधित होता है क्योंकि डीएनए इसी में ही होता है, ठीक है। ये डीएनए जो है इसी के अंदर उपस्थित होता है, ये क्रोमोनिमेटा ये रहा, ठीक है। और ये डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना है, स्टोन प्रोटीन से। इसके अलावा दूसरी भी प्रोटीन रहती है इसमें, कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन, इसके स्टेबलाइजेशन के लिए आरएनए भी कुछ रहता है, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन भी रहती है। लेकिन मेनली जो रहता है इसमें, इसमें मेनली रहेगा स्टोन प्रोटीन और डीएनए, ये हेरिडिटी से संबंधित होता है। सिक्स्थ आपका क्रोमोमियर, ये जो दाने जैसी संरचना दिखाई दे रही है क्रोमोनिमेटा पर, ये इनको बोलते हैं क्रोमोमियर। इनकी संख्या किसी भी गुणसूत्र में निश्चित होती है, ठीक है। ये पूरी, ये कणिकानुमी रचनाएं दिखाई जाती है, ये ऐसे दिखाई देगी जैसे मोती दिखाई देते हैं ना माला में, कोई भी माला आप बनाओगे तो इसमें मोती जो दिखाई देंगे आपको, ये मोती जैसे दिखाई देंगे माला में, जैसे मोती दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि माला में मोती जैसे दिखाई देते हैं, इस तरह से ये क्रोमोमियर दिखाई देते हैं। अब इसको माना क्या जाता है कि जो क्रोमोमियर है ये संघनित गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र यहाँ पर ज्यादा संघनित हो जाएंगे उनमें ये पाए जाते हैं, और ये मियोसिस की लेप्टोटीन उपावस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये कब दिखाई देंगे, मियोसिस फर्स्ट हमने पढ़ा है, अर्धसूत्री विभाजन का जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस की, उसके अंदर जो 5 अवस्थाएं पड़ी है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, है ना, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसकी जो पहली अवस्था है लेप्टोटीन, उसमें ये आपको दिखाई देगा, प्रोफेज की शुरुआत में दिखाई देता है। और ऐसा माना जाता है कि जो क्रोमोमियर है इसमें जीन उपस्थित है, क्रोमोमियर में जीन उपस्थित माने जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोमियर क्या है, देखो ये जो बिंदु है सेंट्रोमियर, जो गुणसूत्र के जो प्राथमिक संकुचन क्षेत्र होता है, गुणसूत्र बिंदु इसको बोलते हैं, इसको प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी इसको बोला जाता है।
और ये जो इसको किनेटोकोर भी कह सकते हैं, किनेटोकोर भी इसको कह सकते हैं। किनेटोकोर एक्चुअल में क्या है कि जो एक डिस्क जैसी संरचना होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, ये प्रोटीन होती है, यहाँ पर दो डिस्क रहती है, ये रहेगा जैसे दो डिस्क मान लीजिए यहाँ पर रहती है, और किनेटोकोर प्रोटीन होती है। यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या फायदा है इसका कि जब कोशिका विभाजन में जो तर्कु तंतु बनते हैं, जो तर्कु तंतु हमारे प्रोफेज में बनने शुरू हो जाते हैं, वो आकर यहाँ से जुड़ते हैं, ठीक है। तर्कु तंतु इस प्रोटीन से जो किनेटोकोर है इससे जुड़ते हैं, और वही फिर ये जो दो क्रोमेटिड को जोड़े रखता है, ये सेंट्रोमियर जो है इसका काम क्या है जी, ये देखिए आप, ये दो क्रोमेटिड को जोड़े रखा है, क्रोमेटिड को, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये कहाँ से जुड़े, सेंट्रोमियर जुड़े हैं। दूसरा, कोशिका विभाजन के दौरान जो है तर्कु तंतु इससे सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तर्कु तंतु जो है सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। और जो माइटोटिक एनाफेज के दौरान, जो माइटोटिक डिवीजन की एनाफेज है उसके दौरान ये सेंट्रोमियर को विभाजित कर देते हैं। जो तर्कु तंतु इस पे जुड़ेंगे आपके, और जब एनाफेज होगी तो ये तर्कु तंतु में क्या है, सिकुड़न शुरू हो जाती है, संकुचन होता है, छोटे होंगे। जब ये छोटे होंगे तो ये इसको खींचते हैं, इसको इधर से खींचेंगे, ये इसको इधर को खींचेंगे, ठीक है ना, ये इसको इधर से। तो उस दौरान ये दोनों यहाँ से ब्रेक हो जाता है, गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। फिर ये बाद में जब ये विभाजित हो जाएंगे तब इन क्रोमेटिड को हम फिर इस तरह के गुणसूत्र बन जाते हैं, इनको गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है, इनको गुणसूत्र कहेंगे, फिर सिंगल क्रोमेटिड गुणसूत्र। तो इसका काम क्या है सेंट्रोमियर का, ये इसको दो क्रोमेटिड को यहाँ से जोड़े रखता है, इससे क्या है, स्पेंडल फाइबर जोड़ते हैं, एनाफेज के दौरान स्पेंडल फाइबर जब इसको खींचते हैं तो ये इसको यहाँ से विभाजित करके दोनों इसको क्रोमेटिड को अलग अलग ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। अब एक चीज और याद रखना, जितने भी गुणसूत्र है सभी में ये उपस्थित होता है सेंट्रोमियर, लग सभी के सभी गुणसूत्रों में। अगर किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर उपस्थित नहीं है तो वो गुणसूत्र सर्वाइव भी नहीं कर सकता, वो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए सेंट्रोमियर होना जरूरी है, क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान किस कोशिका में जाएगा गुणसूत्र ये डिपेंड करता है सेंट्रोमियर पे, क्योंकि स्पेंडल फाइबर यहाँ से जुड़ेंगे, वो ही इसको लेकर जाएंगे। तो ये इसलिए सभी गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। अब सेंट्रोमियर के अलावा एक और चीज होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर के अलावा गुणसूत्रों में एक द्वितीयक संकुचन है, सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकुचन या संकीर्णन कहते हैं, ठीक है। कुछ गुणसूत्रों में एक द्वितीयक संकीर्णन भी है, जैसे इसमें दिखाया गया है यहाँ पर, इस गुणसूत्र में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये जो द्वितीयक संकीर्णन है इसको हम बोलते हैं एनओआर रीजन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ पर लिखा है एनओआर रीजन, यहाँ भी लिखा है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर केंद्रिका का, जो केंद्रिका बनती है, केंद्रिका का काम क्या होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है जो राइबोसोम्स का निर्माण करती है। राइबोसोम्स किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम्स निर्माण करते हैं प्रोटीन का। तो ये जो केंद्रिका बनती है ये इन्हीं क्षेत्र पर बनती है, ये मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्षेत्र है, ये जो है केंद्रिका जो है वहीं पर बनती है। और हम जानते हैं कि जो आरएनए, आरएनए तीन तरह के होते हैं, एक एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। जो आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए किससे बनते हैं, आरएनए बनते हैं सभी के सभी डीएनए से, डीएनए से आरएनए बनते हैं, और आरएनए से बनती है फिर प्रोटीन। तो जो आरआरएनए है उसके जीन, जो उसका डीएनए है वो यहीं पर ही उपस्थित होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाले क्षेत्र में ही आरआरएनए का जीन उपस्थित होता है। याद रखना जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र है सेंट्रोमियर, वो सभी गुणसूत्रों में मिलता है, ये कुछ गुणसूत्रों में मिलता है, सभी में नहीं मिलेगा। जैसे अगर इंसान की बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए,
तो मनुष्य के ये केवल 5 गुणसूत्रों में मिलेगा, 5 जोड़े गुणसूत्रों में मिलेगा। जैसे 13वें नंबर का है हमारा, 14 नंबर का, 15 नंबर का और आपका 21 तथा 22। इस नंबर के जोड़ों में केवल आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है, सभी में नहीं मिलेगा ये, कुछ में मिलता है। लिखा भी है यह कुछ गुणसूत्रों में उपस्थित रहता है, सभी में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य में केवल 5 गुणसूत्र है जहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है, और ये पांचों गुणसूत्र जो है हमारे, ये ही जो है केंद्रिका का निर्माण करते हैं, आरआरएनए का निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है उसमें कम से कम एक में तो ये होगा ही, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सभी में नहीं होता है। सैटेलाइट क्या होता है? जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो बना है ये, इसके बाद जो ये क्षेत्र बच गया, जो लास्ट में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के परे जो क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं आप सैटेलाइट। ठीक है, अब सैटेलाइट अगर पूछा जाए मनुष्य के किस किस गुणसूत्र में होगा, वही होगे जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे 13वें नंबर के, 14 नंबर के, 15 नंबर के, 21 नंबर के और 22 नंबर के गुणसूत्र में ही सैटेलाइट मिलेगा, जिसको अनुषंग बोलते हैं। ठीक है, यह बाहर की तरफ निकला हुआ बाहर भाग है। बाहर की तरफ कौन सा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से बाहर की तरफ का। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है द्वितीयक संकीर्णन है, उसके परे उपस्थित होता है। जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट होता है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, उसी उन गुणसूत्रों को बोलते हैं हम सैट गुणसूत्र। अब मनुष्य में कौन से, अगर पूछा जाए मनुष्य में कौन कौन से गुणसूत्र सैट गुणसूत्र है, ये पांचों, 13, 14, 15, 21, 22 गुणसूत्र जो है वो सैट गुणसूत्र है। अब सैट का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर फुल फॉर्म कहीं पूछ लिया जाए तो इसका होता है साइन एसिड थाइमो, साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियोनिको। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन जान लेना सेट का जो एब्रीविएशन है ये है साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियो न्यूक्लियो निको। ठीक है, तो ये जो 9 अंग हमने देखे हैं गुणसूत्र के, ये इसके गुणसूत्र के जो पार्ट होते हैं, टीलोमियर सबसे लास्ट वाला, क्रोमोमियर जो है, जो गुण जो क्रोमोनीमेटा होता है, जो डीएनए और आरएनए का बना हुआ होता है ना, उसका जो कुछ हिस्सा जो है, ऐसा मान लीजिए जैसे रस्सी में गांठ लगा देते हैं, वो इस तरह से ये एक संघनित क्षेत्र है जिसको जीन माना जाता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो प्राथमिक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है, ये क्रोमोनिमो होगा। इस पर ये जो बिंदु है क्रोमोमियर है। सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। मैट्रिक्स से जो पदार्थ इसमें भरा रहता है, और पेलिकल जो होता है जो इसकी बाउंड्री होती है। इसके अलावा कुछ गुणसूत्रों में जो होगा आपका सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा, जैसे इसमें दिखाया गया है, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, यही इसकी संरचना होती है गुणसूत्र की। थैंक यू वेरी मच, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।